नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज का दिन बेहद स्पेशल ये था कि दोपहर में चीन के बॉर्डर पे लेह के पास प्रधानमंत्री जी पहुंचे और वहां पे उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया और बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसमें सीधे तौर पे चीन को एक ये चेतावनी थी, एक बात थी कि किसी भी गलतफहमी में न रहे और भारत को आप ये ना समझें कि आप कुछ भी करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। कई सारी चीज़ें उन्होंने कही और उससे ये साफ संदेश था कि भारत नए 2020 का जो भारत है, बदली हुई परिस्थितियों में अपनी एक इंच भी ज़मीन के साथ न तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, न झुकेगा और ना ही किसी प्रकार की ज़्यादती को बर्दाश्त किया जाएगा और उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में आप हैं। शांति हमेशा चाहता है भारत, लेकिन अगर हमारी शांति को कमज़ोरी समझा जाएगा तो उसका प्रतिकार भी वैसा ही होगा। तो एक बेहद शानदार बात कही उन्होंने। इससे बहुत सारे जो मन में लोगों के सवाल थे, विपक्ष बहुत सारे सवाल पूछता था, उनके जवाब उम्मीद है उनको मिल गए होंगे, लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं। इसके आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि मोदी जी ने आज लेह में क्या बोला जवानों के बीच में। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी है, चक्र भी चलाना जानते हैं। और आपका परिचय करा दें हमारे मेहमानों से जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और सेना में काम कर चुके हैं। साथ ही आशुतोष हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी बात रखी लेह में जाके, सैनिकों के बीच में और देश को भी संबोधित किया और पूरी दुनिया को संबोधित किया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की दो राय नहीं होनी चाहिए और हमारी पॉलिसी को लेकर के किसी को यह शक नहीं होना चाहिए कि हम उस तरीके से बैठे रहेंगे शांत कि आप कुछ भी करें। जरा भी इस बात का खौफ होना चाहिए उनको कि डरने वाली ताकतें नहीं है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट शब्दों में चीन का नाम भले ही न लिया हो, लेकिन साफ था कि विस्तारवादी ताकतें या तो मुड़ती हैं या मिट जाती हैं। अखिलेश जी, लेकिन फिर भी कांग्रेस सवाल करती है और सवाल ऐसे करती है जिसमें वो फंस जाती है। राहुल जी ने ट्वीट किए, उसमें एक वीडियो डाला जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वीडियो डाल दिए कि लद्दाखी लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई, चीन की बात कर रहे थे और कह रहे कोई एक तो गड़बड़ कर रहा है।
मनीष तिवारी लिख रहे हैं कि लेख में जब इंदिरा जी गई थी तो बांग्लादेश बना था, अब देखते हैं क्या बनता है। ये भाषा और ये लैंग्वेज है आज के दिन में, जहां पे हम इतने तनावपूर्ण स्थिति में बैठे हुए हैं और इस वर्ष में जहां प्रधानमंत्री पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी यदि ये कहें कि विस्तारवादियों या तो समाप्त हो जाएंगे, लौट जाएंगे, ये इसकी सराहना करेंगे आप। इससे माइल्ड बोला है इन्होंने मनीष तिवारी ने, लेकिन उसकी आप निंदा करेंगे और आप कहेंगे कांग्रेस फंस जाती है क्योंकि ये लद्दाख में एक कोई कांग्रेस के वर्कर ने बोल दिया। एक नहीं 4-5 आप लोग जितने भी हो, आप लोग मेंटेलिटी ये मान चुके होते हैं ना कि कांग्रेसी भारतीय नहीं होते हैं। नहीं, भारतीय है वो, लेकिन वो भारत विरोधी बातें करेंगे इस वक्त पे। वक्त का तकाजा समझिए। वो सच्चाई बात, वो आप लद्दाख के सांसद को क्या मानते हैं? जो सांसद लद्दाख का बता रहा था कि चीनी सेना घुस चुकी है, टीवी पे इंटरव्यू दे चुके हैं वो व्यक्ति, वहां के तमाम लोग बता चुके हैं, और उसको फिर क्या मानते हैं? चीनी मानेंगे कि हिंदुस्तानी मानेंगे? जो अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं बीजेपी के, वो जो बता रहे हैं अरुणाचल में चीन क्या कर रहा है, घुस गया पार्लियामेंट, तो बताओ उनको क्या मानेंगे आप? ये जो डिनायल है ना आप लोगों का और मोदी जी का, ये सबसे बड़ा घातक देश के लिए यही है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि चीन गुस्ताखी नहीं कर रहा है, कर रहा है। वो जो कर रहा है उसको स्वीकारेंगे जब तक नहीं, तब तक आप उसको उससे बेदखल कैसे करेंगे? हमें आप ये बताइए, पिछले दिनों में 2 महीने में मई से लेकर अब तक विदेश मंत्री बात कर चुके, विदेश सचिव बात कर चुके, कई राउंड मिलिट्री के लोग डिस्कशन कर चुके चाइना से, कई राउंड विदेश मंत्रालय के लोग कर चुके बात, और अभी भी यही बात हो रही है। तो जिस 6 जून पे की बैठक में जो चाइना और इंडिया के बीच में मीटिंगों में तय हुआ था, चाइना उसे फॉलो करे और उसी पे जोर दिया जा रहा है। तो फिर ये क्या बैठकें हो रही थी? क्या गोलगप्पे खाने की हो रही थी क्या? निश्चित रूप से चाइना ने कुछ गुस्ताखियां की हैं और वो बैठकें वो मान नहीं रहा है। सारा प्रेस नोट है, आपके विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पे है, चाइना में बीजिंग में भारत के एम्बेसी के वेबसाइट पे है, चाइना के एम्बेसडर ने जो बाकायदा इंटरव्यू दिया उसमें भी सारा है, सब जगह है। लेकिन वो बात सरकार में बैठा व्यक्ति नहीं मानेगा, उसी से चीन खुश होता है। और जो लोग बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री के लोग, डिफेंस के या एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनको गवर्नमेंट के लोग जब डिनायल करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसमें बुराई नहीं है चीजों को स्वीकार लेने की, और उसके बाद ही हमारा दबाव बनेगा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम मानते ही नहीं है। अगर ये प्रधानमंत्री जी आज गए हैं वहां पे तो क्यों गए हैं? तनाव का है तभी तो गए हैं, वहां पे सैन्य तैयारियां भी चल रही हैं, उसको देखने तभी तो गए हैं, कुछ तो है, तभी तो सब हो रहा है। जफर इस्लाम जवाब। देखिए, वहां क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, वो प्रधानमंत्री ने अपने वक्त जब भाषण दिया तो उसमें सब कुछ बता दिया। वहां जाने के बाद जो आपके राहुल गांधी जी की ट्वीट बार बार सेना का मनोबल कम करती है, उसका मनोबल बढ़ाने गए थे। उनकी जो जिस तरह से उन्होंने चट्टान की तरह लड़ाई की, अपने देश के लिए बलिदान दिया, उसकी सराहना करने गए थे और देश और दुनिया सबको बताने के लिए गए थे कि भारत एक विशाल कंट्री है, अमन पसंद कंट्री है, लेकिन अगर हमसे कोई गुस्ताखी करता है तो हम इसे जवाब भी देना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री है देश के जो पूरे दुनिया को एड्रेस करते हैं। और एक आपने भी देखा है कि आपके जो युवा नेता हैं, जिसको आप कहते हैं युवा नेता, जिनको आप बार बार गद्दी में से हटा दिया है लेकिन देश की जनता ने फिर भी बैठाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो देखिए क्या करते हैं। वो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं, कैसे मनोबल कम किया जाए, कैसे मनोबल घटाया जाए। अरे भाई, आज आपको ट्वीट करने की क्या जरूरत है? आप कहिए ना प्रधानमंत्री की बातों में बात, देश की जनता के, आप प्रधानमंत्री की बात मत बोलिए, देश की जनता की तो बात समझेंगे आप, देश की जो सेना उसकी बात तो समझेंगे, वो क्या चाहते हैं वो तो समझेंगे, या उनका मनोबल आप गिराते रहेंगे? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके एक ही काम कर रही है और ये भाषण दे रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे भाषण दीजिए बाद में, पहले देखिए कि क्या राहुल गांधी जो ओलंपिक में गए थे
जिनके साथ इतना अच्छा रिश्ता था, जो एम्बेसी में पूरा खानदान को लेकर चले गए थे एम्बेसी के अंदर में, चाइनीज एम्बेसी में खान पान करने, क्या उनकी बातों से ऐसा नहीं झलकता है कि वो चाइना को ज्यादा बल देने की कोशिश कर रहे हैं और देश की सेना को मनोबल कम कर रहे हैं? मैं पूछता हूं कि आखिर जिस तरह का वैलर दिखाया हमारी सेना ने, कम से कम उसकी प्रशंसा तो कीजिए। मुझे समझ में आता है आपको तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी देश की जनता के सामने कुछ अपना मुंह काला ना हो, उसके वजह से तो कम से कम कर लीजिए। कम से कम उसी से उनका मनोबल बढ़ेगा। अखिलेश जी कुछ इशारा कर रहे हैं। जी अखिलेश जी देखिए, बात सरकार की हो रही है, सरकार से प्रश्न हो रहा है, सरकार की बात का जिक्र हो रहा है, लेकिन उसका जिक्र ना करके सेना अपनाएंगे। अरे भाई, सेना के सौर का तो दुनिया में लोहा है, कौन उसे नहीं जानता। मैं 3 पॉइंटें रखना चाहता हूं। देखिए, सर्वप्रथम आप गौर करिए, मोदी जी ने क्या कहा। चीन की विस्तारवाद को उन्होंने ठीक से समझाया है। इसका मतलब है, ये इशारा है कि चीन ने विस्तारवाद में हमारे साथ कुछ छल किया ना, अक्साई चीन ले लिया। हाँ, अभी जो गए हैं, जब पहले भी रहा और अभी भी जो गए हैं, और एक्साइज चीन यदि लिया था तो उसके 6 साल, वो जानते हुए भी 6 साल तक क्यों मित्रता करते रहे, उसको क्यों दूध पिला के मोटा करते रहे। दूसरी बात, आप क्यों देश की जनता का खून चूस रहे हैं? नहीं, अरे क्या रुके, आप देश की जनता का खून, जफर जी थोड़ा धीरज रखिए। खून खौलाते हैं, देश की जनता का खून खौलाते हैं। थोड़ा धीरज। अरे भाई साहब, आप चलिए, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूँ। मैं आप पीछे नहीं बोला। एक करके भाई, एक करके अपनी बात रखिए ना, अपनी बात रखिए जी। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये पुरानी आदत है बीजेपी। जब आरएसएस बनी थी ना 1925 में, तो पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, लेकिन आरएसएस जो है वो कांग्रेस और स्वतंत्रता संघ सेनानियों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के साथ थे। आज सेना से लगा है पूरा देश, चीन से शक्ति चाहता है, चीन से लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, वो चीन से नहीं लड़ रही है। और कांग्रेस जो है देश से लड़ रही है, सेना से लड़ रही है। इनका चरित्र सुनिए, ये इनका चरित्र है। ये चीन से नहीं लड़ रहे हैं, चीन का जिक्र तक नहीं कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैंने आपसे कहा कि हमारे जो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जो बोल रहे हैं, कम से कम उनकी भाषा तो बोलिए। आप सत्ता में बैठे लोग इतर भाषा क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि अखिलेश जी ना, दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों की सुई अटक गई है। अब आपको शायद ये दिक्कत है कि उससे पोजीशन पीछे कैसे ले। जनरल साहब बैठे हुए हैं, सेना में काम कर चुके हैं। दे दीजिए उनकी बात का जवाब देने के लिए। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। 10 सेकंड लीजिए बस। हाँ, आप तो बार बार अधिकारियों का इसका उसका नारा लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि देश की जनता और देश की सेना की भाषा तो बोल दीजिए। क्यों बोलने में आपको तकलीफ है? घी मुंह में आपके दही जम जाता है। अरे भाई, देश की जनता चाहती है, देश की सेना जो चाहती है, उसके कम से कम कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का। जनरल सिन्हा जी, आप तो गिराने में लगे। जनरल सिन्हा, आज के वक्त में जब हम यहाँ बैठे हुए इस समय चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे आज प्रधानमंत्री जी ले गए और उन्होंने एक बात रखी अपनी, और कड़े शब्दों में चेतावनी दी, जो रुख साफ करता है कि हमारी सोच क्या है और हम किस तरह से काम करना चाहते हैं। उसमें हम फिर पीछे जाते हैं और 2-4 ट्वीट दिखाते हैं, 2-4 सवाल उठाते हैं। जो मनीष तिवारी लिख रहे हैं वो क्या प्रोवोक कर रहे हैं क्या कि हम युद्ध करें, ये चाह रहे हैं क्या? और फिर दोबारा सवाल कि उन्होंने कब्जा कर लिया है। जरा आप प्रकाश डालिए सिन्हा साहब। पहले तो मैं ये मोदी जी के स्पीच के बारे में टिप्पणी करूंगा, फिर जो बाकी लोग जो इस देश के पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके ट्वीट पे टिप्पणी करूंगा। मुझे 3-4 मिनट का अवधि दीजिएगा सर। 2-2 मिनट, 2 बार में कि मोदी जी के स्पीच। अच्छा ठीक है, तो पहले मुझे मोदी जी का स्पीच का थोड़ा सा डिसाइफर करने दीजिए। उनके 3 बिंदु थे। पहला संदेश था चीन और पाकिस्तान को, दूसरे कई बिंदुओं पे उन्होंने टिप्पणी किया, और तीसरी चीज़ जो है, उन्होंने फ़ौज के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बातें कही। और पहले चीज़ आते हैं संदेश चीन और पाकिस्तान को। चीन और पाकिस्तान को बहुत कड़ा संदेश है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व सुदृढ़ है, मजबूत है, और चीन और पाकिस्तान की कुदृष्टि को पूरी तरह से परास्त करने की क्षमता रखता है। दूसरा संदेश दिया उन्होंने कि हिंदुस्तान की फ़ौज सक्षम है
और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान का सामना पूरी तरह से कर सकती है। जब प्रधानमंत्री फॉरवर्ड एरिया जाते हैं और अपने जान का जोखिम की चिंता किए बिना एक्लेमेटाइज किए ले में मैं पोस्टेड रहा हूं, और जब मैं रिपोर्ट किया था तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था कि 7 दिन तुम रूम से नहीं निकलोगे, और मेरा खाना भी मेरे रूम में आता था। और मोदी जी बिना एक्लेमेटाइजेशन के इतना मूवमेंट कर रहे थे, वहाँ आप 15 कदम यदि तेज चलिएगा तो ऑक्सीजन की कमी से सांस चढ़ जाता है, और मैं खुद उसको भुगत चुका हूँ कि हाँफने लगता था जब मैं उस समय मेजर था, बड़ा यंग था। तो अभी इस उम्र में मोदी जी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिप्पणी किया कि मिलिट्री पावर प्री रिक्विजिट है यदि दुश्मनों से सम्मान आपको चाहिए। दूसरी बात, विकासवाद ही भविष्य का आधार होगा। तीसरी बात, विश्व को हमेशा खतरा हुआ है विस्तारवाद की नीति से, ऐसी ताकतें या तो मिट गई या उनकी हार हुई। और चौथी बात कि विस्तारवाद के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बिंदुओं पर टिप्पणी किया कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 3 गुना बढ़ गया है। याद रहे कि 73 स्ट्रेटजिक रोड्स बनने थे, जिसकी कल्पना 1990 में हुई थी, और वो 25-30 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, जिस तेज गति से मोदी जी उसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की। फिर दर्शन को बताया कि हम कृष्ण जी की बांसुरी को भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शांति निर्बल नहीं ला सकता, एक वीर पुरुष ही शांति को कायम कर सकता है। फिर उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फौज के बारे में बात किया, वॉरअप के बारे में बात किया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट के बात किया। और सुनिए एक और बात उन्होंने कहा जी, और उसके बाद जो उन्होंने जो फौज के मनोबल को बढ़ाने के लिए कहा, वो मुझे 1.5 मिनट दीजिए। उन्होंने कहा, गलवान के बलवान को सम्मान, 2 माताओं को मैं पूजन करता हूं, नतमस्तक होता हूं, एक भारत माता और वो माताएं जो ऐसे शौर्य सिपाही, वीर सिपाहियों को जन्म देती है। फिर उन्होंने कहा कि फौज के आपके साहस, विश्वास, निर्भीकता गलवान में वीरता की नई पराकाष्ठा है। आप जी जनरल साहब पहाड़ की तरह अटल है, वीरता पहाड़ जैसे। जी सुनिए, तो उन्होंने खैर इन नटशेल मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नटशेल में ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने फौज के सभी शौर्य के जो बिंदुओं पर है उनकी व्याख्या की, नमन किया, सम्मान दिया, और उन्होंने कहा कि पहाड़ों की तरह आप अटल हैं, आपका विश्वास अटल है। तो ये सब चीज़ जब एक प्रधानमंत्री जी फॉरवर्ड एरिया में जाके इस तरह बात करते हैं तो फौज का मोराल बढ़ता है। अब यदि आप मुझे कहें तो मैं आपको टिप्पणी करूं कि अपोजिशन पार्टी क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी करूं? सर 10 सेकंड में कर दें तो मैं आगे बढ़ूंगी, तो मैं दोबारा आऊंगा। हाँ नहीं, 10 सेकंड में बात बनेगी नहीं। सर मैं दोबारा आऊंगा तब करिएगा। आशुतोष, अभी इस परिस्थिति में मेरा सवाल समझिएगा आप। देखिए, सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, 10वीं ब्रीफिंग हो चुकी है, 3 राउंड कमांडर की बैठक हो चुकी है, और स्थिति तनाव में है। और उस वक्त में प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाते हैं और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं अपने पड़ोसी देशों को, चीन को, पाकिस्तान को और दुनिया को भी, कि भारत एक ताकत है और हम ये रखते हैं। इसके बावजूद जब सवाल उठाए जाते हैं तो मन में ये क्यों नहीं आएगा कि आप अपनी सेना को डिमोरलाइज कर रहे हैं? आप अब यहाँ पे आप देश के साथ नहीं खड़े हैं, आप मोदी जी से लड़ रहे हैं कि मोदी जी को नीचे करना है, इसलिए आप उन पे पर्सनल अटैक करने लगते हैं। आप देखिए ट्वीट उनके। आशुतोष, नहीं, पहली बात तो मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि लोकतांत्रिक देश में इस बात पर सवाल खड़ा किया जाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल क्यों कर रहे हैं और आप ऐसे समय में ट्वीट क्यों कर रहे हैं। ये सवाल अपने आप में ही बहुत ही अलोकतांत्रिक सवाल है, माफ़ करिएगा, मैं पूरी इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम लोग इस पर बड़ा खुश हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा कड़ा संदेश दे दिया है। आपके घर के अंदर चीन आके बैठ गया है और आपके घर के अंदर बैठा हुआ बाहर नहीं जा रहा, आपके लोगों को मार रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमने बड़ा कड़ा संदेश दे दिया। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चीन हमारी ज़मीन के अंदर घुसा कैसे, गलवान में कैसे घुसा, हॉट स्प्रिंग में कैसे घुसा, और वो पेंगोंग लेक पे कैसे घुसा। अरुणाचल प्रदेश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, वो क्यों कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 10-12 किलोमीटर अंदर बाहर करता रहता है। लद्दाख के अंदर जो बीजेपी के काउंसलर हैं वो बता रहे हैं कि अंदर घुसता जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में आज की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में ही इस बात की पता चल गया था कि वो अंदर घुसा है, लेकिन उनसे कहा गया कि आप चुपचाप बैठे रहो, कोई काम नहीं करो। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके घर के अंदर आदमी आके बैठ गया है और आप कह रहे हो जी हम बड़े मजबूत हैं और आप विस्तारवादी, उसको निकाल के बाहर करो ना सबसे पहले तो।
निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे उसको? हम उसको निकाल बाहर नहीं कर रहे हैं। हम इस पे खुश हो रहे हैं कि हम उसकी आंख में आंख डाल करके कह रहे हैं देखो हम कितने मजबूत हैं, तुम विस्तारवादी। सवाल विस्तारवादी का नहीं है। अगर यही हरकत अगर पाकिस्तान ने की होती तो क्या भारत की सरकार का यही रवैया होता? भारत की सरकार ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की, क्यों सीमा पार लांग करके उसने पुलवामा के शहादत का बदला लिया? आज हमारे 16 जवान शहीद, अब 20 जवान शहीद हुए हैं, हम उसके बदला लेने की स्थिति में नहीं है। उसके फौरन बाद देश के विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से बात करते हैं, उसके बाद 2 राउंड के लेफ्टिनेंट जनरल बात करते हैं। ये हमारी कमजोरी का प्रतीक है, मजबूती का प्रतीक नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर कृपया करके ये मत बताइए कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सेना से भी सवाल पूछने का अधिकार है, और अगर सेना सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा बेहतर है, तो फिर इस देश की जो बागडोर है वो सेना को दे दीजिए, और देश की जो पॉलिटिकल पार्टी उसको बोलिए कि आप जो है अपने घरों के अंदर बैठिए। कृपया इस लाइन को आगे मत बढ़ाइए आप लोग। आशुतोष जी, आपकी सारी बातें सही, लेकिन रेफरेंस गलत है। हर सवाल पूछने की एक टाइमिंग होती है, समय का ही सारा खेल होता है। लोकतंत्र में आप किसी से नहीं, ये टाइमिंग है, आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछना भी चाहिए। लेकिन उस वक्त में लोकतंत्र का मतलब होता है आप शालीनता से अपने सवाल को जब चाहे तब। आपको लगता है कि मनीष तिवारी ने जो ट्वीट किया है वो शालीन सवाल है? लोग ये कहते हैं, आपको लगता है कि जो मनीष तिवारी ने किया वो शालीन सवाल है? कोई गलत नहीं उसमें। वो शालीन सवाल लगता है आपको कि इंदिरा गांधी गई थी तो ये हो गया था, मोदी जी आए तो क्या होगा? 100% सवाल पूछ। ये शालीन सवाल लगता है आपको? क्या मनीष तिवारी ट्वीट आपने देखा नहीं क्या? नहीं तो क्या गलत, उसमें गलत क्या है बताइए जरा मुझे। उसमें गलत ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो गई थी तो ये हो गया था, आप जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है, ये है सवाल। ये तो करना, ये तो देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए ना कि भाई ये बताइए आप तो उन्होंने बताया तो भाषण देके। देश की सरकार नहीं दे रही है। हर्षवर्धन बीजेपी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब सरकार की कमजोरी है। आशुतोष कह रहे हैं कि ये सरकार की कमजोरी दिखा रही जो अपनी बात रख रहे हैं वो। देश की सरकार से, आ रहा हूं देश की सरकार से ये सवाल पूछने का हक है कि आप हमारे घर में घुस कैसे गए, और अगर घुस गए तो हम आपको बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? अरे तो हमारे घर में घुसकर हमको मार रहा है, हमको पीट रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और हम इस बारे में खुश है कि देश के प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। ये कमजोरी नहीं, मजबूती का प्रतीक है। अगर ये पाकिस्तान ने किया होता तो अभी तक आप 1 दर्जन आप सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके होते। चीन से तो नहीं कर पा रहे आप। आपको कैसे पता कि नहीं कर रहे हैं हम? हर लड़ाई का एक ही तरीका होता है क्या? 2 महीने हो गए, आप इतने समझदार आदमी फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, बोलिए जफर। अरे आप सरकार का पक्ष क्यों ले रहे हैं भाई? आप अरे मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्यों ले रहे हैं आप सवाल पूछिए। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, आप क्या मजाक कर रहे हैं? वो तो बीजेपी का काम है, वो तो बीजेपी का काम है सरकार को डिफेंड करना। आप जफर जवाब दीजिए आप। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मत नहीं, आप गलत पर्सपेक्टिव रखेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा ना आशुतोष। बोलिए जफर, जवाब दीजिए। नहीं, आप सरकार का पक्ष मत दीजिए, सरकार को डिफेंड मत करिए, आप सरकार को डिफेंड मत करिए। जो फैक्ट है मैं वो रखूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं सरकार को डिफेंड कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं डिफेंड। अगर मुझे ये लगता है कि आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है, मान लीजिए कि आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, फिर उसमें कौन सी बात है? तो मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, आप राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। आपने ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने ईमानदारी से मान लिया कि आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं अगर आपको ये लगता है कि मेरे सवाल से मैं सरकार को डिफेंड करूं तो आप मानते रहिए। मुझे लगता है कि आप राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, आप मनीष तिवारी को डिफेंड कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि आप नहीं कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। मैंने तो कह, देखिए नहीं मैं तो कह रहा हूं, देखिए हर चीज को आप करिए, आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन थोड़ी करते हैं। ईमानदारी से मान ले, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि हर स्ट्रेटजी एक जगह फिट हो जाएगी। नेपाल से निपटना है तो ये अब नेपाल ने नक्शे में चेंज किया तो उसके ऊपर चढ़ाई कर दे जाके। अरे हर चीज का एक निपटने का तरीका होता है। जफर जवाब दीजिए। देखिए सही कोई तरीका नहीं होता। नहीं देखिए, हर कंट्री के साथ स्ट्रेटजी अलग होती है। जवाब तो सुन लीजिए। अरे आशुतोष जी, जफर जवाब दे रहे हैं। जफर जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए उनका। हाँ बोलिए जफर जी। आशुतोष जी, हर कंट्री के साथ अलग अलग आपका अप्रोच होता है, और उसी तरह से चाहे नेपाल हो, नेपाल के साथ हमारा भाईचारगी का रिश्ता है, उसके साथ अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा और बातों से सुलझाया जाएगा। और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग हमारी भाषा होती है, इसलिए कि लेकिन हर भाषा में एक बात क्लियर होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। भाषा हमारी आप जिस तरह से भी समझिए, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब वहां पर बोला तो बिल्कुल साफ कर दिया कि एक्सप्रेशनिस्ट
पॉलिसी किसी कंट्री की हो सकती है, लेकिन उसका अंत भी उसको पता रहना चाहिए क्या होगा। और हम किसी तरह से न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, ये उन्होंने पहले साफ कर दिया है। इससे और क्या आपने देखा नहीं वहां पर जब उन्होंने 20 हमारे सेना ने बलिदान दिया देश के लिए, देश की जमीन के लिए, लेकिन कितने लोगों को मारा है वो तो भी आपको पता है ना। पीएलए के कितने लोगों को मारा, कम से कम ये कह के सेना का तो मनोबल कीजिए। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो रही है, वो चाहते हैं कि देश के सभी लोगों को बता दे। भाई सर्जिकल स्ट्राइक से पहले कुछ बताया था हमने क्या हमने जब बालाकोट किया था तो देश की जनता को ढिंढोरा पीट के बताया था? जब हुआ तो आर्मी ने बताया, दोनों बार आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, हमने कुछ नहीं कहा। उस पर भी क्वेश्चन करने लगे कांग्रेस वाले, यहाँ बैठे हैं वहां कांग्रेस के क्वेश्चन कर रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी सरकार की नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल होती है, जो भी सरकार कर रही है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी। जब आपको होगा पता होगा, जब कुछ करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन आज आप बैठ के ये माला जपिए कि भाई सेना ठीक है जफर, ठीक है कर रही है, ये हमारे घर में ये जफर, ठीक हकीकत कुछ। अरे अभी हमने हर्ष को शामिल नहीं किया, देखिए 24 मिनट हो गए, बेचारा अभी तक वो जोड़ भी नहीं पाए हैं। हर्षवर्धन, दो चीजें निकल के आ रही हैं। आशुतोष कह रहे हैं कि ये कमजोरी के प्रतीक है, हम उनको निकाल बाहर नहीं कर रहे हैं। जफर कह रहे हैं कि हर एक को अप्रोच करने का तरीका है, और मेरा भी मानना है कि हर चीज को एक ही तराजू से नहीं तोल सकते। अब सावधान 22% थोड़ी बिकते हैं। नीरज जी, थोड़ा सा मैं संदर्भ के साथ बताता हूं। तो हम लड़ रहे हैं चीन से, और चीन एक तानाशाह देश है, वहां कोई डेमोक्रेसी है नहीं। चीन के अपने संदर्भ हैं, और अभी जो खबरें दुनिया भर में हैं कि चीन के लिए जासूसी के आरोप में ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के सांसद मुसलमान के ऑफिस और घर पर रेड पड़ी। उनका जो चाइनीज सहायक था उस पर रेड पड़ी है। बोस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास में प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं जो पकड़े गए हैं। दुनिया भर में 500 से ज्यादा पत्रकार हैं जो चीन के पेरोल पर हैं। भारत में भी समय समय पर चीन के पक्ष में बयानबाजी करने वाले लोग उसी तरह से भारतीय लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं जैसे चीन, तानाशाह चीन दुनिया के लोकतंत्रों का प्रयोग कर रहा है, और वो करके दुरुपयोग करके उसने अमेरिका से लेकर भारत तक लोकतांत्रिक दुनिया को तबाह किया है। अब आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो किसी सरकार पर उंगली उठाने की 2-3 वजहें होती हैं। एक तो ये कि क्या सरकार ने जो समय चल रहा है उसमें अपने किसी एक्शन से निराशा की है, अपने किसी एक्शन से पीछे जाने की बात की है। दूसरा ये कि उसका पास्ट कोई ऐसा रहा है जिसमें वो पीछे जाता दिखा हो, और तीसरा ये कि क्या उन घटनाओं के अलावा भी सरकार में जो राजनीतिक नेतृत्व है वो पीछे जाता रहा हो। पाकिस्तान छोड़ दीजिए, चीन के साथ डोकलाम हुआ था, भूटान की जमीन में चीन घुसा था, भूटान भारत और चीन के त्रिकोण पर था, डोकलाम में भारतीय सेनाएं खड़ी थी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चीनी दूतावास चले जाते हैं, मिलाते हैं। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इस देश में कौन कितने लोग चीन के पेरोल पर हैं या चीन के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें प्रोफेसर, रिसर्चर, पत्रकार, वामपंथी, वैचारिक बंधुआ, ये सब वो काम कर रहे हैं। आप बताइए, क्या डोकलाम के समय भारतीय सेना पीछे गई, देश हारा? जवाब नहीं में है। क्या लद्दाख में जब ये सब कुछ हुआ है और भारतीय सेनाओं ने चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी, दुनिया भर के इंटरसेप्ट बता रहे हैं, अमेरिकी इंटरसेप्ट बता रहे हैं, खुद ग्लोबल टाइम्स, पहली बार चीन ने माना कि हां हमें भी कैजुअलिटीज हुई हैं, और हमारे लोगों को लग ही नहीं रहा है कि भारत मजबूत हुआ है। हमारी सेनाएं कह रही हैं कि जो इक्विपमेंट जिसके लिए हमें बरसों लग जाते थे वो तुरंत अप्रूवल हो रहा है। अभी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 40,000 करोड़ के नए मंजूरी दी। सवाल ये नहीं है कि आप किस वक्त क्या बयान, बिल्कुल लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप कुछ भी उल जुलूल आए बाएं साएं बकते रहिए। अरे चीन जैसे क्रूर तानाशाह देश से लड़ाई है जिससे दुनिया भर को मुश्किल है, और जिसने अपनी तानाशाही के साथ दुनिया भर के लोकतंत्रों का दुरुपयोग किया। मैं फिर से कह रहा हूं, दुरुपयोग किया है। भारत में भी पता नहीं कितने लोग उसके पेरोल पर जाने अनजाने होंगे। एक यूसी न्यूज आई थी, देश के कई बड़े पत्रकार लिखकर 50,000 से 1 लाख महीने कमाते थे, ये जानते हुए कि वो एंटी इंडिया वेबसाइट है। मैं कह रहा हूं कि इन सब बातों को अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से नहीं समझते हैं तो सरकार के लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से जवाब देने की तारीफ कीजिए। आशुतोष, आप मुस्कुरा रहे थे।
नहीं, ये मुझे इसी बात की उम्मीद थी कि जो बात बड़े करीने से कही गई कि जो लोग सवाल पूछेंगे उनको चीन का एजेंट घोषित कर दिया जाएगा, उनका स्पाई घोषित कर दिया जाएगा, उनका गुप्तचर घोषित कर दिया जाएगा, उनके पेरोल से घोषित, इसमें कोई चिंता नहीं। हर हारी हुई मजबूर सरकार के बिके हुए लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कैसे? मैं बहुत प्रसन्न हूं। सवाल इस बात का है कि आपके घर के अंदर चीन घुसा कैसे, इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, ये चीन की तानाशाही नहीं। यहाँ पे ये कि आपके घर के अंदर घुस गया और आप मानने को तैयार नहीं, और आप पूरी दुनिया को आप देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं, गद्दार साबित करना चाहते हैं, एक गुप्तचर साबित करना चाहते हैं। ये कौन सी पार्टी है? मैं बताना चाहता हूं आपको। बीजेपी के लोग, आईएसआई का एजेंट, मध्य प्रदेश का ऑफिस बेयर था, कौन था वो? छत्तीसगढ़ के अंदर जो पकड़ा गया था, जो माओवादियों को पिछले 10 साल से सप्लाई कर, किस पार्टी का नेता था वो? तो जो सवाल पूछेगा वो चीन के पेरोल्स पर है, और जो लोग इस देश के अंदर सरकार के पेरोल पर हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ उनकी गुलामी क्या करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनको तेज आवाज में बोलने का हक, हमको बोलने का हक नहीं है। मुझे अपनी ईमानदारी पर किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हर्षवर्धन जवाब। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब अभी तक जफर इस्लाम ने नहीं दिया। सवाल इस बात का है कि हमारे देश अरे रुकिए ना एक मिनट, घुसा कैसे, आप लोगों के पास बीजेपी की सरकार होती है, हर्षवर्धन 10 सेकंड में की सरकार होती है, अच्छा, संक्षेप में बीजेपी की सरकार होती है, भारत के अंदर घुसपैठ। सुनिए, अरे सभी लोग सुनिए भाई। जफर भाई, आशुतोष जी, हर्षवर्धन एक मिनट सुन लीजिए भाई। मैं सबके पास आऊंगा। अरे आशुतोष जी, आपने अपनी बात रख दी, अब उसका जवाब भी तो लीजिए। मैं सबके पास आ रहा हूं, 20-20 सेकंड बात करूंगा। अरे जफर भाई एक मिनट रुकिए ना, इस सवाल का जवाब दिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती तो पाकिस्तान घुस जाता है, और मोदी की सरकार होती तो चीन घुस जाता है। हम क्या कर रहे हैं? सुनिए सुरक्षा के नाम पे आप डंका पीटते रहिए। सुनिए सर, आपने अभी एक सवाल उठाया, पत्रकारों को भी आपने लपेट दिया उसमें। अपने अपने वक्त को लोग याद करें कि जब वो पत्रकार थे तो वो क्या करते थे। हर्षवर्धन जवाब दीजिए। देखिए हर्षवर्धन जवाब। नीरज जी बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। हर्षवर्धन जवाब। अरे आशुतोष जी सुनिए ना जवाब। आशुतोष जी ही चिल्ला रहे हैं जी। इतनी देर से आशुतोष जी ही चिल्ला रहे थे, कोई एक लाइन तर्क तथ्य के साथ नहीं आई। मैं तर्क के साथ, मैं तो नाम ले लेके बता रहा हूं ना। मैंने भारत के किसी भी पत्रकार का, किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इतनी ज्यादा चिटपिटाहट क्यों हो गई? इतनी मुश्किल में आशुतोष क्यों आ गए? और मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने बोला, अभी आपने देखा टीवी पर जो लोग देख रहे होंगे, ये दोहरापन दिख रहा होगा उनको, कि उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के समय में घुस आए और अब मोदी जी के सामने, यानी उनको बीच का कार्यकाल नहीं दिखा। और इतनी देर से लोग लद्दाख, अरुणाचल के सांसदों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक दल के पास, राजनीतिक दलों के पास 45,000 किलोमीटर, नहीं 45,000 किलोमीटर चीन ने जब कब्जा किया तो कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं कांग्रेस पर जी ठीक है। लेकिन उस समय सवाल उठाने वाले गायब हो गए थे। सवाल उठाने वाले पूरा का पूरा अपने सुविधा के हिसाब से। संपादक हर्षवर्धन हो गया भाई, हर्षवर्धन रुको। अब मैं जफर और अरे हर्षवर्धन रुकिए ना भाई, मैं जफर और सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। मैं भी पत्रकार हूं, क्योंकि मेरे को भी लपेटे लेना, इसलिए मैं बता दूं कि अपने अपने वक्त के हिसाब से हर आदमी ये करता है। उसके बाद जब उसका वक्त आता है, जब वो एनालिस्ट बन जाता है, तो वो दूसरे पत्रकारों को ब्लेम करने लगता है। आपने कहा वाजपेयी जी आए थे तो पाकिस्तान, और इधर आए थे, ये बीच का वक्त भूल गए जब नरसिम्हा राव ने समझौता कर लिया था। और जब अभी मैं गिनाऊं 2000 से 2013 तक कितने गाँव में कब्जा कराया है, कहाँ उसने अपने ऑब्जर्वेशन सेंटर बना लिए हैं, उस पर सवाल नहीं करेंगे आप। अखिलेश जी, हाँ आप ही पूछ लो, लेकिन पहले अखिलेश जी जवाब दीजिए। हाँ आपसे पूछा, आपको ही बताया मैंने। जवाब नहीं पहले अखिलेश जी, अरे सुनिए ना, जवाब दे दे, लौट के आऊंगा इसी सवाल का आप जवाब दीजिएगा। लौट के आऊंगा इसी सवाल जवाब दीजिएगा आप। अखिलेश जी आप इशारा कर दे, बोलिए आप। वक्त की नजाकत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। ये सरकार तय करेगी। ये लोकतंत्र में सड़क पे घूमते हुए लोग नहीं तय करेंगे कि वक्त की नजाकत क्या है, ये सरकार और सेना तय करेगी। सरकार तय करेगी, जिसको जनता ने ये जो शब्द प्रयोग किया मोदी जी ने विस्तारवाद का, ठीक वही इक्विवेलेंट एक शब्द है तानाशाहीवाद, और ये दोनों खतरनाक है। जितना विस्तारवाद खतरनाक है, उतना तानाशाहवाद भी खतरनाक है। क्योंकि हम या कोई अंगुली ना उठाए, कोई बात जिसको जवाबदेही जिम्मेदारी मिली है उससे उसकी जवाबदेही मत पूछो।
ठीक। अभी बात हो रही थी राष्ट्रीयता, जासूसी और गद्दारी या किसकी किसकी। अरे जी, सन 25 में जो पैदा हुए थे वो क्या काम कर रहे थे? छुपा है क्या अंग्रेजों की गवाहियां करना और मुखबिरियां करना? यही सब काम था जिनका। और आज भी जितने हिंदुस्तान में देश की गद्दारी करते पकड़े जा रहे हैं लोग, उसमें अधिकांश जफर कश्मीर में जो सर मुझे ब्रेक भी लेना है। जफर छोटा जवाब जफर। जो कश्मीर में पकड़े गए थे वो भी ISI के एजेंट मिले थे जिनके इशारों पर सेनाओं पे हमले हुए। ठीक, जफर जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ, गद्दारी बता रहे हैं। गद्दार कौन है? ये देश पूरा देख रहा है। संक्षेप में सर ब्रेक लेना मुझे। नहीं, बिल्कुल संजीव पे बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जैसा कोई गद्दार नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी एक गद्दार है, इसलिए कि वो चाइना के एम्बेसी के साथ परिवार समेत जो है सारी चीजें अपना रिश्ता रखना चाहता है। उनके पैसे पे जाके वहां ओलंपिक देखना चाहते हैं और यहाँ पर ये सवाल करते हैं जब चाइना पे चढ़ाई करते हैं तो हमारी सरकार को सवाल पर करते हैं ताकि चाइना उनकी बात को ले जाके कहीं अलग अलग जगह जाके कोर्ट। जफर भाई ब्रेक लेना मुझे, उसके बाद आशुतोष जी से सवाल पूछना है मुझे और सिन्हा साहब से। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, अभी दोबारा आपको फिर इतने जोश से बोलना पड़ेगा। आशुतोष जी चाय पीजिए सर आप, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लौट के आता हूँ। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आवाज अड्डा में चर्चा हो रही है आज प्रधानमंत्री के उस संबोधन पे जो बॉर्डर पे उन्होंने सुबह दिया ले पे। आशुतोष जी आप बोलना चाह रहे थे, बस निवेदन इतना ही, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा क्योंकि इस सेगमेंट में समय कम होता है। आशुतोष जी। नहीं, मैं तो अभी जफर साहब को सुन रहा था कि राहुल गांधी गद्दार हैं। जो गद्दार है उनको जेल के अंदर भेज देना चाहिए। वो बाहर क्यों घूम रहे हैं, मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी होती है। दूसरी बात जो मैंने सवाल उठाया था, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब इस देश को खोजना चाहिए कि करगिल की लड़ाई क्यों हुई, क्यों घुस के आए और आज 2014 के बाद क्यों मोदी सरकार के समय में फिर आए। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनके समय में तो देश को तो और मजबूत होना चाहिए। अगर कांग्रेस के जमाने में अगर शत्रु देश घुसा है तो मान सकता हूं, क्योंकि उनका नैरेटिव राष्ट्रवाद का नहीं है, उनका नैरेटिव राष्ट्रीयता का नहीं है, उनका नैरेटिव जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं। लेकिन जो सरकार, जो पार्टी, जो विचारधारा सिर्फ सुबह से शाम तक राष्ट्रवाद की बात करती है, उसके जमाने में करगिल की लड़ाई क्यों होती है? सवाल पूछना गुनाह है क्या? नहीं, अगर डेप्सोंग के अंदर 2013 में अगर मनमोहन सिंह के समय में जवाब दी तो उसका देश ने उनको सबक सिखाया, उनको 2014 में देश से बाहर कर दिया। क्या वही गलती मोदी सरकार भी दोहराए? आशुतोष जी सवाल न पूछे कि हमारे घर के अंदर कैसे चीन घुसा और हम इस बात पे खुश हो जाए कि हम उसको आंख दिखा रहे हैं। अरे हमारे घर के अंदर घुसा है, ये सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। नहीं, अरे जफर भाई एक मिनट रुकिए ना। आशुतोष जी क्या है, देखिए आशुतोष जी सवाल ही गलत है। जब कोई घुसा ही नहीं, हाँ घुसने की कोशिश की और उसके साथ क्या किस तरह से हमने लेसन दिया उसको यही तो मैं सुनना चाहता था। घुसा नहीं, अगर घुसा ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी लेह में जाके क्या कर रहे हैं भाई? नहीं आशुतोष जी सुनिए, हमारे 20 जवान वो कहाँ? अरे सुनिए भाई, आप लोग इस पे डिस्प्यूट मत। देखिए आशुतोष जी क्या है, इतना बड़ा झूठ। मुझे जवाब देने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मतलब ये झूठ राष्ट्रीय चैनल पे बोला जा रहा है। बोलिए। तो घुसा ही नहीं हमारे देश के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि घुसने की कोशिश की तो मारते कुछ हम लोग के शहीद हुए जवान, और लेकिन कितने मारते मुझे मालूम है कितना मारते आप लोगों ने किया। आज अगर आप पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों गए, इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लीडर है जो हमारे सेना का मनोबल कम करते हैं। उनका मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए कि एक चीनी फौज घुसने की कोशिश कर रही है। जब वो चीन घुसा ही नहीं, झगड़ा किस बात का भाई? जफर साहब, अरे घर घुसा ही नहीं तो झगड़ा सिन्हा जी के पास चलते हैं। तो शांति है। घुसने की कोशिश की। अरे सुनिए ना जफर भाई और आशुतोष जी, सुनिए आप इस विषय पे घुसा है कि नहीं घुसा है, बफर में घुसा है, PP 14 में घुसा है कि 2 में घुसा है, इस पे हम कम से कम 10 घंटे का शो कर चुके हैं। ये मामला ही नहीं सेटल होता है और एक सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, उसमें भी सवाल नहीं पूछे गए। अब बाहर आके सवाल पूछते हैं। जनरल सिन्हा जी आप बोलिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। मैं सर एक मिनट पहले जनरल सिन्हा जी को बोलने दो, उसके बाद आप मुझसे पूछिएगा। आप पूछिएगा मुझसे। जनरल सिन्हा आप बोलिए। नीरज मुझे 2-2.5 मिनट देना सर। बोलिए सर, एक लाइन में फटाफट बोलिए। जब ऑल पार्टी, देखिए आप जल्दी बोलूंगा यार, 2.5 मिनट देना मेरे को। अरे सर 2.5 मिनट नहीं, देखिए मैं पूछना चाहता हूं, कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। अपोजिशन पार्ट ऑफ
अपोजिशन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ सोल्यूशन है? जब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ तो सकारात्मक सुझाव क्यों नहीं दिया गया? सब लोग चुपचाप क्यों रहे? पहली बात। दूसरी बात, अक्साई चीन में 37,244 स्क्वायर किलोमीटर किसने गंवाया? रन ऑफ कच्छ में 200 स्क्वायर किलोमीटर, लद्दाख में 700 स्क्वायर किलोमीटर 2004 और 14 के बीच में, पीओके 5180 स्क्वायर किलोमीटर, गिलगित बल्टिस्तान 72,971 स्क्वायर किलोमीटर, आज़ाद जम्मू कश्मीर पीओके 13,297 किलोमीटर, अपर सुबनसिरी 50 से 60 किलोमीटर। ये किसने गंवाया? किसने गंवाया? ये कोको आइलैंड बर्मा को हमने दे दिया, आज बर्मा ने चीन को दे दिया, वहाँ आइलैंड बन मिलिट्री बेस बन रहा है, हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। कुछ और बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स क्यों नहीं बने 25-30 साल में कांग्रेस जमाने में? सियाचिन 2006 में सियाचिन को थाली में परोस के कांग्रेस देने का प्लान बना ली थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि NSA MK नारायणन ने फुट डाउन कर दिया और ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो पूरा लद्दाख चला जाता, जम्मू एंड कश्मीर चला जाता। बेली ब्रिज यदि 72 घंटा में फौज बना सकती है आर्मी इंजीनियर्स, तो 25-30 साल में गलवन के ऊपर बेली ब्रिज क्यों नहीं बना? एंटोनी जी लोकसभा में कहते हैं कि इंटेंशनली हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया क्योंकि वो हमको सुरक्षा देता था, यदि वो चीन जीतता तो वो हमारा रोड को इस्तेमाल कर लेता। जब इस तरह की सोच रखने वाले हैं डिफेंस मिनिस्टर, तो भगवान बचाए। DBO एयर स्ट्रिप, उस समय के एयर चीफ मार्शल ने रिक्वेस्ट किया कांग्रेस से 5 बार रिक्वेस्ट किया कि एयर स्ट्रिप को रिपेयर करो, एक्टिवेट करो, क्योंकि ये सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, कोई हरकत नहीं हुआ। सिन्हा जी, एंटनी जी का आप जिक्र कर रहे थे। एंटनी जी ये कहते हैं कि चीन ने उतना डेवलपमेंट कर लिया, हम उससे बहुत पीछे हैं। अपनी सरकार को बता रहे हैं, ये किसको बता रहे थे वो? ये उस समय सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ऐसा डिफेंस मिनिस्टर लेकिन आशुतोष जी, आप एक सेकंड सर, आशुतोष जी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए आशुतोष जी, सवाल पूछिए सर। एक सेकंड नहीं, मैं तो नीरज जी, मैं तो बड़ा अज्ञानी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जरूर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चीन भारत में घुसा या नहीं घुसा? 30 सेकंड्स और जनरल साहब, चीन भारत में घुसा या नहीं घुसा? जनरल साहब, गलवान में घुसपैठ की या नहीं घुसपैठ की? अगर आप मुझे ये बता, सर सुनिए, आपसे पूछ रहा हूँ ये। मैं बीजेपी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है। सवाल पूछ लिया ना। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जब बीजेपी की सरकार होती है तभी करगिल की लड़ाई होती है, और जब मोदी जी की सरकार होती है तब ये चीन का झगड़ा शुरू होता है? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो अक्साई चीन चला गया था, जब कांग्रेस सरकार थी तो पीओके चला गया था। ऐसा इसलिए है। अगर आप उस तक सवाल पूछेंगे मैं इस तक जवाब दूंगा। अब आप आइए मुद्दे पर। आप कह रहे हैं गलवान पे, वो तो उनका तो राष्ट्रवाद में कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रवाद, फिर वही बात, का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। अगर आप स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे लॉजिकली नहीं सुनना चाहते, फिर आप राष्ट्रवाद, गलत है आपकी। आप स्ट्रेटेजिक सवाल सुनिए ना। जो आपने सवाल पूछा उसका सही उत्तर मैं, जो मुझे जानकारी मैं बता रहा हूँ, मेरी जो जानकारी मैं वो आपको बताऊंगा। नीरज अच्छा सिन्हा जी, आप भी बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। जल्दी बोलिए सर जी। अरे भाई जी सिन्हा जी, जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए जो आशुतोष जी का पॉइंट है कि चीन घुस गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरा गलवान वैली 1962 में किसने दिया चाइना को? खाली PP-14 हमारे पास था है, और वो बाकी सब गलवान चीन के पास से है। क्या ये आशुतोष जी इस बात को नहीं जानते हैं? वो तो पत्रकार रह चुके हैं, तो ये जवाब देना पड़ेगा ना। भूतकाल इतिहास में हमने जो गलती की, जो लोग ने इस देश, एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए। जो मैं पूछना चाहता हूं कि DG और BRO का फाइनेंशियल पावर्स क्यों नहीं बढ़ाया गया? वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का फाइनेंशियल पावर्स क्यों नहीं बढ़ाया गया कांग्रेस के जमाने? अरे सर वहां पे मत जाइए, मैं इतिहास की तरफ जाना नहीं चाहता हूं, वरना तो मैं तो ये सवाल जाना जरूरी है सर। वो उसका जवाब नहीं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिन्हा जी, उसका किसी के पास जवाब नहीं है। उस पे हम डिबेट पे हम इसलिए नहीं जाते, मेरा ये इंटेंशन नहीं हुआ वहां, इसलिए नहीं जाते कि कोई जवाब नहीं देता, कोई ये जवाब नहीं देता कि अपनी गलतियां हमने कर ली थी। जब मोदी जी कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गया है, तो आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं? इतिहास के डस्टबिन में चली गई। विश्वास करते हैं? गलतियां करना चाहते, गलती करिए। क्यों नहीं विश्वास करते हैं? आशुतोष जी, आप जो जिस सवाल को आप पूछना, सिन्हा जी एक मिनट रुकिए ना। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने गलतियां की, विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री ने गलतियां की, तो क्या वो गलती मोदी जी भी करेगा? आइए जनरल साहब, मोदी जी कहाँ गलती कर रहे हैं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सवाल है मेरा आपसे, सवाल है जनरल साहब, आपने जो गिनाया बड़ा अच्छा गिनाया। अब जरा मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने गलतियां की तो लोगों ने उसको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। आप चाहते हैं कि मोदी जी भी वही गलती करें क्या? उनका भी वही हश्र हो?
आप यही चाहते हैं? मोदी जी जब ये वक्तव्य देते अरे भाई, हो- मोदी जी को लोगों ने एक इसलिए सेकंड चुना सुनिए कि तो भारत सही, की दूसरे- राष्ट्रीय सुरक्षा को जो कांग्रेस ने कमजोर कर दिया था उसको मजबूत करेंगे। मोदी जी को सुनेंगे? लोगों ने इसलिए चुना था कि चीन को आप बीजिंग सुनेंगे? तक संघाई तक घुस के आशुतोष मारेंगे। जी, मोदी आप जी को लोगों ने सुनेंगे? इसलिए चुना था ताकि वो खुद बोलते रहेंगे। लाहौर और कराची के अंदर पाकिस्तान आप को खुद बोलते नेस्तनाबूद कर रहेंगे। दे। लोगों ने मोदी जी को इसलिए चुना था ताकि आप नेपाल खुद के बोलते हिम्मत न कर रहेंगे। पाए कि लिपुलेख और काला आप पानी खुद और बोलते लिप्या रहेंगे धूरा और को सुनेंगे। अब आप दोनों लोग रुकिए एक मिनट, हर्षवर्धन शामिल करते हैं। हर्षवर्धन, अभी आशुतोष जी ने मुझसे बहुत सवाल किया, अब जवाब सुनिएगा, प्लीज प्लीज में मत बोलिएगा, आप रुकिए थोड़ी देर। अगर सरकार ये कह रही है और सेना ये कह रही है और फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है तो मैं उसको मानूंगा, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं कि आपके मन में शक है, तो जितनी मेरी जानकारी है कि गलवान, प्योंगयांग या शोक में जहां जहां पे बफर लैंड है हमारी, उस जगह उनकी पेट्रोलिंग थी जिसका विवाद है और जिसमें कर्नल संतोष गए थे देखने के लिए, वो इशू है। इसलिए आप ये कह देना कि वो हमारी जमीन में घुस के आके बैठ गए हैं, ये गलत है। और सुनिए सर, प्राइवेटली कोई भी आदमी पैसा दे करके एक सैटेलाइट विजुअल ले सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी कौन तय करेगा? कोई अखबार तय करेगा कि हमने 3 लाख रुपए देकर एक सैटेलाइट इमेज खरीदी है, बस सही है। इसलिए हमारे पास लोकतंत्र में सरकार और सेना पे भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं, वही अंतिम सत्य है। क्योंकि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप जाके चीन के बॉर्डर पे जाके वहां देखेंगे कहां पे है? इसलिए नहीं, अभी रुकिए, अब सर बहुत बात होगी, हर्षवर्धन से बात करते हैं। सवाल यहां पे यही है कि उस समय सवाल उठाओ जब आप बिल्कुल एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। तनाव की स्थिति है, इसमें किसी को इंकार नहीं, जफर इस्लाम इंकार नहीं कर सकते कि तनाव की स्थिति है। प्रधानमंत्री वहां गए हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने सेना को यह भरोसा दिला रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मौके पे क्वेश्चन करना और फिर यह कहना कि यहां तानाशाही है, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, हर राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के सारे पत्रकार क्वेश्चन दिन भर पूछते हैं, उसके बाद कहते हैं तानाशाही है। हर्षवर्धन, नहीं नीरज जी, बस इतना भर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज लोगों को लग जाती है। जब ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या भारत की सरकार की ये ताकत है कि वो चीन के साथ सीधे सीधे मुठभेड़ ले ले, और बड़ा छोटा सा है कि 59 चाइनीज ऐप पर जब बैन लगना था तो बैन के पहले तक ये सारे लोग ये कह रहे थे कि चीन से सीधे भारत की सरकार कुछ नहीं करेगी, चीन को भारत के प्रोजेक्ट से नहीं निकालेगी, चीन को जितने भी इस तरह की स्ट्रेटजिक जो टेंडर हो चुके हैं उसको वापस नहीं करेगी, और सरकार ने वो कर दिखाया। एक मैं कहता हूं ना, विघ्न संतोषी जीव होते हैं, वो कुछ भी आप कर दीजिए, क्योंकि जो करने वाला है वो कर रहा होता है, जाहिर है उससे ज्यादा करने की गुंजाइश है। और चूंकि विघ्न संतोषियों को ठीक नहीं लगता, उनको लगता है कि अरे ये तो इतना कर दिया। और सच बात है कि इतिहास के कूड़ेदान में अगर कांग्रेस गई तो उसके कर्म थे, और अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो वो भी जाएंगे। लेकिन चूंकि 2019 अभी ही बीता है मई का, और मैं बार बार कहता हूं कि जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है, भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी जो कर रहा है उस पर मुझे भरोसा है। सेना जिस तरह का बयान दे रही है उसमें मुझे भरोसा है कि हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और एक जरूरी बात जो सबसे आवश्यक, मैं बार बार कहता हूं, जब हम रेफरेंसेज की बात करते हैं तो कृपा करके पाकिस्तान और चीन की बात मत किया कीजिए। चीन ने इकोनॉमिक तरीके से हमारे देश को दूसरी तरीके से बंधक बनाया है, और मैं इसको फिर से कह रहा हूं, बंधक शब्द इसलिए कह रहा हूं कि जब हमें एप्स पे बैन लगाना पड़ा, जब उनके मोबाइल, उनकी टीवी, उनकी कंज्यूमर ड्यूरेबल, हमारा संकट यह था कि हमने उनको चेक नहीं किया। 2001 में जब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना चीन, तो हम $1 बिलियन ट्रेड डेफिसिट, और उसके बाद 2013 आते आते $37 बिलियन। हम क्या बात कर रहे हैं? हमें लगता है कि, और ये जो तथाकथित बहस होती है जिसमें ठीक है, घुसा कि नहीं घुसा, बताओ, अरे भाई नहीं, आधे से नहीं, एक जरूर इस लाइन को पूरा हो जाने दीजिए। कोई नहीं जानता उस लाइन पे सेना भी पेट्रोलिंग करती है तो उसकी दुर्गम परिस्थितियां क्या हैं, और यहां दिल्ली में बैठ के लोग बताते हैं कि आज इतना घुस गया है, आज इतना निकल गया है। तो कृपा करके इससे बचिए, सेना पर भरोसा कीजिए, राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा कीजिए। सवाल बिल्कुल होगा, अगर 1 इंच भी मुझे ये हर्षवर्धन, 1 मिनट, मुझे पक्का यकीन है कि आशुतोष जी समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके बहुत इकोनॉमिक है। सर आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए ना सर, आप लोग बोलने दीजिए, मैं भी तो एंकर हूं, मुझे भी कुछ बोलने दीजिए आप। दूसरा, ये जो बहुत सारे सैटेलाइट विजुअल लाला के माहौल बनाया जाता है कि फलाने जगह घुस गए, ढमकाने जगह में, मुझे उनकी ऑथेंटिसिटी की जानकारी चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया था क्या?
और जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार आके एक बड़ा बड़ा आर्टिकल लिख देते हैं 6 कॉलम वाले, वो कहाँ से आते हैं? तो इसलिए इस परिस्थिति में मैं दोबारा कह रहा हूं कि समय और काल पे तय होता है कि आप किस चीज पे बिलीव करें, किस चीज पे नहीं बिलीव करें। समय बहुत कम है, 30 सेकंड अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी फटाफट। देखिए, आज सबको पता है किसकी कितनी विश्वसनीयता है, हम उसके गर्त में नहीं जाना चाहते। आपको भी पता है और देश को भी पता है कि विश्वसनीयता किसकी। दूसरी बात, ये वही बातें कर रहे हैं कि पड़ोसी ने घर कब्जा लिया और मकान मालिक ने उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया और कहा तुमको मैंने बड़ा जबरदस्त कार्रवाई तुम्हारे पे मैंने कर दी। ये बातें अभी यहाँ पे बताई जा रही है कि ऐप बंद कर दिया। अरे जनाब, बात हुई चीनी घुसपैठ को ब्लॉक करने की, चीनी ऐप को ब्लॉक करके कह रहे हो मैंने घुसपैठ ब्लॉक कर दी। बोले थे लाल लाल आंखें दिखाऊंगा चैनल पे इसे ऐसे मत जाने दीजिए। जरा मैं जवाब देना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ नीरज जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देश का सबसे बड़ा आप सुन लीजिए जरा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि आपको समझ ही नहीं है। आप राहुल गांधी जी से थोड़ा लेसन लेकर आए, इसीलिए इस तरह की भाषा कह रहे हैं। 59 ऐप का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, आपको पता है? नहीं, कितना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट और धक्का है चीन को, जो पैसा यहाँ कमाता है हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। नहीं, आपको पता ही नहीं है। अरे आपको पता ही नहीं कि कितना रेवेन्यू का इम्पैक्ट पड़ा है। ये बहुत बड़ी मार है, बहुत बड़ी मार है। अरे भैया, बात मत कीजिए यहाँ पर। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं ये बिजनेस चैनल में आपको जानकारी देता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी देता हूँ। कम से कम उसको। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, समय मेरा खत्म हो रहा है। जफर भाई, समय खत्म हो रहा है। मैं माफी सभी से चाहूंगा कि अभी और बातचीत हो सकती थी, लेकिन तो सवाल पूछा नहीं नीरज सर। अच्छा, 30 सेकंड में अगर आप बोल सके तो मैं काउंट करूंगा, आप बोल लीजिए। सर समय खत्म हो गया, आप समझदार हैं सर, शो रैप करना ही होता है। 20 सेकंड, चले 20 सेकंड में गिन रहा हूँ, 20 सेकंड ओनली। देखिए, अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने कहा कि $1 बिलियन से वो 37 बिलियन हो गया 2013 में। 2013 से हो गया $70 बिलियन। 48 भाई उसको आप 48 सर कर देते तो 48 FY 2048 48 सर, डेफिसिट 48 कैमरा, तो प्लीज वो कर देते तो मान लेता ना। चलो भाई, एक मैं मान, चलो आप एक आप घटा के एक कर देते ना। सनिए, आपने क्यों चीन को घुसा रखा है? अरे सर एक मिनट बस सर 20 सेकंड हो गए आपके। 20 सेकंड हो गए 20 सेकंड हो गए 20 सेकंड हो गए 20 सेकंड हो गए 20 सेकंड हो गए। मैं सबके ऑडियो बंद कर दूंगा प्लीज। 20 सेकंड हो गए। ये जो इस तरीके के तर्क जो दिए जाते हैं ना, मेरा इसमें सिंपल सबमिशन ये है कि मैंने जो कहा था कि हर देश को आप हर देश से नहीं ट्वीट कर रहे थे। ऐसा थोड़ी था कि चीन के साथ हमारे संबंध 6 साल से खराब थे और हम उसको बढ़ाए जा रहे थे। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखिए हमारे साथ कितने थे, और ये आज से नहीं है, एजेस से है। सर आप तो किताबें लिखते हैं, 2000 सालों से हमारे उनके रिलेशनशिप हैं बिजनेस के, तो वो धीरे धीरे डीपेंड होते गए। हमारी भी जरूरत थी, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आपको बहुत निगरानी रखनी चाहिए थी, लेकिन आज वो परिस्थिति बनी कि आप उसको रोक रहे हैं। आप देखिए इकोनॉमिक फ्रंट पे सरकार काम कर रही है, उसके बैन लगा रही है, हाईवे प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं, काम हो रहा है ना, डिप्लोमेसी पे काम हो रहा है और फ्रंट पे काम हो रहा है। अब आप अंतिम ये चाहते हैं कि कल से जाके युद्ध की घोषणा कर दिया तो फिर बात अलग है। ये इस तरीके से हर चीज को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। और फिर मैं कह रहा हूं कि अंतिम सत्य सिर्फ सरकार और सेना है इस परिस्थिति में, उसके सिवा सारे सोर्सेज गलत है। जो सरकार कहेगी मैं वही मानूंगा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें और किसी की नहीं माननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।